नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। तो पिछली 5-6 क्लासों में अपन ने परिवार और अब चल रहा है वस्त्र एवं आवास, तो कुछ वस्त्रों के बारे में अपने चर्चा कर ली थी पिछले अध्याय में। तो इससे पहला और ये है अपन के वस्त्र एवं आवास का पार्ट 2। तो पिछले अध्याय में जो पढ़ा था वो इन्हीं वस्त्रों के बारे में ही पढ़ा था, इन्हीं वस्त्रों के बारे में, वो भी क्षेत्रवार वस्त्रों का जो क्षेत्रवार है उन वस्त्रों के बारे में चर्चा की थी। और आज अपन चलेंगे उससे आगे और कुछ और बात करते हैं। कुछ क्षेत्रीय वस्त्र, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, उनके अलावा कुछ आवास के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में? आवास के बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, 2 दिन बीच में क्लास नहीं आ पाई थी पारिवारिक कारण से, तो अब थोड़ा तेजी चलेंगे, अब बीच में क्लास नहीं रुकेगी। चलते हैं, आज करते हैं शुरू। हाँ, तो पिछले अध्याय में यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, काफी राज्य कवर कर लिए थे अपन ने वस्त्र के बारे में। तो आज अपन पढ़ते हैं पंजाब के वस्त्र। कहाँ? पंजाब के वस्त्र। पंजाब के प्रमुख वस्त्र कौन सा? एक तो टांबा या तहमत। कौन सा है? एक तो टांबा और तहमत। बहुत अजीब अजीब नाम है, बहुत अजीब नाम है, लेकिन याद रखना है। ये क्या है? ये एक धोती का रूप है। ये क्या है? एक धोती का रूप है। ये भी धोती का रूप। और धोती कौन पहनते हैं? पुरुष ही पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। यानी पंजाब की ये धोती है। किसकी? कहाँ की? पंजाब की धोती टांबा या तहमत। टांबा या तहमत। हाँ, आगे देखो फुलकारी। क्या है? फुलकारी। हाँ, फुलकारी क्या है? ये पंजाब की प्रचलित शॉल है। क्या है? फुलकारी क्या है? एक शॉल है। देख लो क्या हो गया। टांबा या तहमत हो गई धोती जो पुरुष पहनते हैं, और शॉल तो कोई भी ओढ़ सकता है। शॉल क्या है? स्त्री पुरुष दोनों भी ओढ़ सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, तो टांबा या तहमत धोती होगी, फुलकारी क्या होगी? शॉल। ये दोनों हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। एक है सरारा व लांचा। सरारा व लांचा, ये क्या? पंजाब में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मुख्य रूप से वस्त्र है वो है सरारा व लांचा। ये है पंजाब के। कौन कौन से? टांबा तहमत, फुलकारी व सरारा व लांचा। ये हो गई पंजाब के। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के। कौन से? आंध्र प्रदेश के। इसमें ध्यान रखना, ये सवाल आंध्र प्रदेश के आते हैं। हाँ, पहली है कमरी। पहला कौन सा है? कमरी। कमरी क्या है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। किसके द्वारा? कमरी है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। क्या है? कमरी। एक है फैज टोपी। फैज टोपी मुस्लिमों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी। मुस्लिमों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कौन सी है? फैज टोपी। कौन सी है? फैज टोपी। कलमकारी, ये इंपॉर्टेंट है। कलमकारी व पोचमपल्ली, ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट। कलमकारी क्या है? आंध्र प्रदेश में निर्मित एक साड़ी। क्या है? कलमकारी, हाथ से बनाई गई ये साड़ी। किनसे? हाथ से निर्मित साड़ी। ये देखो यहाँ, ये एक कल्ला है, ये एक कल्ला है, ये है कलमकारी। ये क्या है? एक कल्ला है जो हाथ से निर्मित। ये देखो सारी कलाकारी इसके अंतर्गत। ये देखो कलम हाथ से निर्मित है। सारी कलाकारी ये जो बना रखी है ना बीच में, ये सारे हाथ से निर्मित। ठीक, आगे पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? एक गांव है। पोचमपल्ली क्या है? तेलंगाना का गांव। पोचमपल्ली कहाँ का है? तेलंगाना का एक कस्बा है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, इसी प्रकार एक है धोतरा। धोती ने, हम कई बार कहते हैं धोती ने धोतर, मूवी में वही है धोतरा। धोतरा क्या है? धोती। क्या है? धोती। बाबू भैया कहते हैं धोतर। हाँ, हेरा फेरी में वही है धोती। कहाँ की है? कर्नाटक की। कहाँ की है बाबू भैया की धोती? कर्नाटक की। ठीक है, धोतरा।
धोतर समझ लेना, धोतर। धोतरा कहाँ की है? कर्नाटक की एक धोती है। चलो लो स्क्रीनशॉट। इसके ऊपर लिख देता हूं, क्या है ये? कलमकारी। कलमकारी ये एक कला है। बढ़ो आगे। इसके अलावा है नववारी। नववारी 9 गज की। क्या है? नव्य 9 होती है, नव्यानी 9, 9 गज की साड़ी, जो कि कहां की? महाराष्ट्र व गोवा, ये दोनों पास में है, दोनों ही पास के राज्य। इन क्षेत्रों में पहने जाने वाली एक साड़ी। नौवारी क्या है? 9 गज की साड़ी। 9 गज की साड़ी, 9 गज की, महाराष्ट्र व गोवा में पहनी जाने वाली 9 गज की साड़ी, नववारी। आगे पानो बाजू। पानो बाजू ये गोवा में महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। महिलाओं द्वारा गोवा में पहने जाने वाली विशेष पोशाक है पानो बाजू। और फतुई, क्या है? फतुई, बहुत अजीब नाम, फतुई। महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक। महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक वो है फतुई। कौन सी है? फतुई। संपा। संपा कहाँ की है? संपा स से यहां सीधे ही से, यानी असम की। कहाँ की है? असम की है। किस जाति की? मिसिंग जाति। कौन सी जाति है? मिसिंग जाति। मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा, ये ध्यान रखना, मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। कहां पर? कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है संपा। किस राज्य की बात हो रही है? असम। किसकी? असम। असम की कौन सी जाति है? मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर जो पहना जाने वाला वस्त्र है वो है संपा। हाँ, अब आता है स्कार्फ। ये है रिनसासो। कौन सा? रिनसासो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ कौन सा है? जिसका नाम क्या है? रिनसासो। आगे देखो आभास। आभास कहां हुआ? गुजरात में। कहा? गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र है आभास। कच्छ, कहां पर? कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र है वो है आभास। ठीक है। इसी प्रकार ये तो हो गए अपन के राज्य, मतलब देश के प्रमुख राज्य है ना, देश के विभिन्न क्षेत्रों के आभूषण। क्षेत्रीय वस्त्र, यानी अभी तक अपन ने जो बात की है वो अपन के भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से वस्त्र मुख्य रूप से पहने जाते हैं, प्रमुख प्रमुख वस्त्र का नाम अपन ने लिया है। अपन के राजस्थान का तो इसमें लिया ही नहीं है, क्यों? राजस्थान का तो वो अलग से पढ़ते ही है। अब अपन के थोड़ा देश से बाहर के थोड़े से ले रहे हैं, और वो है कौन सा? एक तो ये तिमियाक और अनोहाक। क्या है? तिमियाक व अनोहाक। ये किसका है? एस्किमो जाति। एस्किमो जाति ये कहां की है? टुंड्रा प्रदेश। कहां रहती है? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में ही रहती है। वहां के जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, कौन सा? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। बनता किससे है? सील मछली की खाल से। किससे बनता है? सील मछली की खाल से ये वस्त्र बनते हैं। कौन सा? तिमियाक व अनोहाक। किस मछली का बताया? सील मछली। सील मछली के ही वस्त्र पहनते हैं, सील मछली की खाल से। और सील मछली से एक इग्लू भी बनते हैं, वो आगे मतलब इग्लू का निर्माण करते हैं, उसमें भी सील मछली की खाल लगे जाती है, वो आगे आवास में पढ़ेंगे। ये भी टुंड्रा प्रदेश की बात हो रही है। किसकी? सील मछली की खाल। ये तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला होता है अनोहाक। होता है यही पुरुषों का, दोनों पुरुषों के ही वस्त्र है। दोनों क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं। तिमियाक है वो
किसके, तिमिया के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, अनुहाक। ये तो हो गया कहां के, टुंड्रा प्रदेश के, किनके, टुंड्रा प्रदेश के। अब एक आता है कारोस, क्या आता है इसके अलावा, ये टुंड्रा प्रदेश के हो गया। एक आता है कारोस, क्या होता है, कारोस। ये किसके द्वारा पहना जाता है, बुश्मेन जनजाति, बुश्मेन होती है ना, कारोस, कारोस है बुश्मेन महिलाओं द्वारा, बुश्मेन महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। बुश्मेन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कारोस। कौन सा हो गया, कारोस है, वो बुश्मेन जाति की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। बुश्मेन जनजाति सबसे ज्यादा कहां मिलती है वो तो पता है, कालारी मरुस्थल। कहां, कालारी मरुस्थल में बुश्मेन की महिलाओं, कालारी मरुस्थल। ठीक है, हो गया, हो गया यहां तक, लियो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ यहां तक अपन के जो वस्त्रों के बारे में चर्चा थी, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से वस्त्र किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब है वस्त्रों का रखरखाव। घर में क्या है, वस्त्रों का रखरखाव। अब वस्त्र तो बहुत है पर रखरखाव अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, अस्त व्यस्त पड़े रहेंगे तो क्या, वो अपन के ही नुकसान है। हाँ तो उनकी रखरखाव के लिए क्या है, देखो गंदे वस्त्रों को साफ करने के लिए साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने का सोडा आदि से उनकी धुलाई की जाती है। किससे, ये पता है सबको, गंदे वस्त्र हो तो साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़े धोने का जो सोडा है उनसे उनकी क्या की जाती है, धुलाई की जाती है। पहले ऐड आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वो ही है डिटर्जेंट पाउडर। हाँ, जिन वस्त्रों को नहीं धोया जा सकता उनकी केवल ड्राई क्लीनिंग की जाती है। ड्राई क्लीन क्या होता है, मतलब सिर्फ नॉर्मल पानी में ज्यादा भिगोया नहीं जाता। आगे देखो, चाय के सूखे दाग को छुड़ाने के लिए सुहागा या ग्लिसरीन का प्रयोग क्या करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, ग्लिसरीन का प्रयोग करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण है। अगर आपके सवाल आ जाए कि चाय के सूखे हुए दाग को छुड़ाने के लिए, अगर चाय के दाग तुरंत के हैं यानी हाथों हाथ के, तो हाथों हाथ के तो गर्म पानी से या पानी से धो सकते हैं, धोने से ही उतर जाएंगे। अगर थोड़े टाइम पहले के हैं और वो सूख गए हैं दाग, तो उनको छुड़ाने के लिए, उनको साफ करने के लिए किसका, ग्लिसरीन का प्रयोग और सुहागा का प्रयोग किया जाता। ठीक है, इसी प्रकार वस्त्रों पर लगे चिकने तेल के दाग व घास के दागों को दूर करने के लिए मिट्टी का तेल, किसका तेल, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल हो गया कौन सा है, केरोसिन। इन तो गड़बड़ हो जाती, थोड़ी देर रहती है इसकी, लेकिन सुगंध बाद में ये क्या अपना एडजस्ट हो जाता। लेकिन किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग चिकने तेल के दाग और घास के जो दाग होते हैं उनको हटाने के लिए। आगे देखो, नीली स्याही यानी स्याही के अगर दाग है उनको दूर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, नमक व नींबू का रस। क्या लगाएंगे उस पर, नमक और नींबू का रस लगाएंगे तो नीली स्याही के जो दाग है वो क्या है, समाप्त हो जाएंगे। किसके लिए, नीली स्याही के दाग को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नमक व नींबू का रस, नमक व नींबू का रस। ठीक है, आगे वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को धुलाई से पूर्व क्या करना चाहिए, छुड़ा लेना चाहिए। अगर आप वस्त्र धोते हो उससे पहले ही जो दाग धब्बे हैं उनको छुड़ा लेना चाहिए, वरना क्या है, जो दाग धब्बे वो पूरे वस्त्र में भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो दाग धब्बों
को धुलाई से पूर्व ही छुड़ा लेना चाहिए। हाँ, और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। रेशमी वस्त्रों की धुलाई, कौन से वस्त्र है? रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए हल्के साबुन का घोल या रीटे का घोल काम में लेना चाहिए। किसका? हल्के साबुन का घोल। अगर रेशमी वस्त्र है तो साबुन का घोल, हल्के साबुन का घोल काम में लेना चाहिए। और रेशमी वस्त्रों को अधिक समय तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए। किसको? रेशमी वस्त्र है ना, उनको अधिक समय तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। रेशमी वस्त्रों को क्या है? अधिक समय तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए। आगे, वस्त्रों में कलप। कलप होता है ना, वस्त्रों में कलप। कलप किसका बनता है? होता है क्या है, देखो, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए कलप का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में क्या है? कड़ापन लाने के लिए। मानो आपके घर में सापे हैं, सापे घर में पड़े हैं पुराने, ठीक है, और उनको पहनना है शादी विवाह में कहीं, तो क्या है, बांधने वाला क्या है, सबसे पहले कहते हैं इस पर कड़प चढ़ा के लाओ, ठीक है। बांधने वाला यही कहेगा, क्योंकि कड़प चढ़ने के बाद में क्या, सापा बांधने में भी आसानी रहती है और वो लगता भी अच्छा है। तो कलप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए, ठीक है। और कलप किससे बनाया जाता है? देखो, मेंदा, मेंदा का भी कलप होता है। किसका? मेंदा का भी कलप होता है। इसके अलावा चावल का जो सबसे उपयोग में, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, किसका? चावल का कलप। इसके अलावा गोंद का भी होता है, अखरोट का भी होता है, साबूदाना, इनसे भी कलप तैयार किया जाता है। ये सवाल आया हुआ है, आ भी सकता और भी, कि कलप किन से तैयार किया जाता है। तो किन किन से तैयार किया जाता है? मेंदा का भी कलप बनाया जाता है, चावल का भी बनाया जाता है, गोंद का भी बनाया जाता है, अखरोट और साबूदाना, इन सब से क्या है, कलप तैयार किया जाता है। हाँ, आगे देखो, कलप लगाने के लिए किसका? स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। कलप लगाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। और सफेद कपड़ों में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपके सफेद कपड़े हैं तो नील का प्रयोग किया जाता है। नील होता ना, नील का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, गंदे कम दिखाई देते हैं। नील का प्रयोग करने से कपड़े क्या है, गंदे कम दिखाई देते हैं। अगर कोई कहे कि नील के साथ, कलप के साथ ही नील का प्रयोग करें, तो कलप में ही नील का घोल मिला देना चाहिए। कलप में ही क्या कर देना चाहिए? नील मिलाकर वो कलप चढ़ा देना। हाँ, आगे वस्त्रों की सुरक्षा। क्या है? वस्त्रों की सुरक्षा। ये तो थी वस्त्रों का रखरखाव। रखरखाव के अलावा वस्त्रों में कलप, कलप चढ़ाने की विधियां भी है, ठीक है। इनमें कितना पानी मिलाया जाता है, कितना चावल का ये घोल मिलाया जाता है, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। इसलिए घर पे ट्राई थोड़ी कम ही करना, वस्त्र खराब कर सकते हैं। हाँ, आगे, ऊनी वस्त्रों को कीड़े से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? ऊनी जो वस्त्र है उनको कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेप्थलीन। नेप्थलीन यानी कपूर की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। क्या? कपूर की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। कपूर की गोलियां जहां आप वस्त्र रख रहे हो उनके तह में क्या कर देनी चाहिए? कपूर की गोलियां रख देनी चाहिए, जिससे क्या है, कीड़े से बचाया जा सकता है। चलो, हो गया। आगे, ये था वस्त्र और उनके रखरखाव, वस्त्रों के रखरखाव। अब है हथकरघा और पावरलूम। क्या है? हथकरघा व पावरलूम। हथकरघा, हथकरघा क्या है? प्राचीन काल में हाथ से निर्मित वस्त्र बनाए जाते थे। किनसे? हाथ से निर्मित वस्त्र बनाए जाते हैं। अभी तो क्या मशीनीकरण का युग आ गया, इसलिए हथकरघा के जो बुनकर हैं उनका लगभग जो रोजगार है वो छीन लिया उन्होंने।
तो देखो हथकरघा क्या है, वस्त्रों, हाथ से निर्मित वस्त्र, वस्त्र उद्योग, हाथ से निर्मित वस्त्र उद्योग, ठीक है, हथकरघा उद्योग। हाँ, ये है भारत के वस्त्र उद्योग का लगभग 30% कौन सा है, हथकरघा उद्योग। भारत के जो वस्त्र उद्योग है उनमें कितना, लगभग 30% है वो हथकरघा उद्योग है, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत लगभग। हाँ, हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अगर बात करें, विकास हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए वो भी चर्चा करते हैं। तो हथकरघा के विकास के लिए सर्वप्रथम 1940 में, कब, 1940 में सरकार ने प्रथम व्यवस्थित कदम उठाया था। कब सर्वप्रथम प्रयास कब किया, 1940 में। उनका क्या उद्देश्य था 1940 में हथकरघा है विकास हेतु, तो उनका मुख्य कारण था जो कारीगर है यानी बुनकर है, हथकरघा के जो बुनकर है, कारीगर है, उनको आर्थिक रूप से स्थायित्व देना। किसके लिए, आर्थिक रूप से स्थायित्व देना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना, ये उनके लिए क्या मुख्य उद्देश्य था। हाँ, आजादी के बाद यानी 1947 के बाद की बात, आजादी के बाद अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड व खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, 1947 के बाद इन तीनों की स्थापना की गई। चलो बढ़े आगे। हाँ, कपड़ा नीति अगर बात करें तो कब 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 1980, 81 व 85, ठीक है, इसमें भी हथकरघा जो उद्योग है उनको प्रमुख स्थान दिया गया। जो कपड़ा नीति है 1980, 81, 85 वाली, उसमें भी हथकरघा उद्योग को प्रमुख स्थान मिला था, प्रमुख स्थान दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 1985 में किसके तो कौन सा अधिनियम, हथकरघा अधिनियम पारित किया गया। किनके द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा संसद में 1985 में, इंपॉर्टेंट कि कब, 1985 में हथकरघा अधिनियम पारित किया गया। 1985 में हथकरघा अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा यह है हथकरघा से संबंधित जो भी प्रयास किए गए वो अब बातचीत कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ही है, 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है ना, उस अवसर पर, उसी अवसर पर क्या कर दिया, क्या किया गया, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना यानी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। कब, 2 अक्टूबर 2005 को। अब आगे बढ़े तो 3 नवंबर 2005 की बात है। कब, 3 नवंबर 2005 की। तो यहां पे क्या हुआ, हथकरघा यानी वही है हथकरघा कारीगरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना, कौन सी, स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। ये बुनकर बीमा योजना 2 अक्टूबर 2005, स्वास्थ्य बीमा योजना 3 नवंबर 2005। आगे देखो, हैंडलूम मार्क अगर पूछ लिया जाए, हैंडलूम मार्क का शुभारंभ कब किया गया, तो वो है 28 जून 2006। कब है, 28 जून 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, 2006 में कौन थे, मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे 2006 में। उनके द्वारा हथकरघा उत्पादकों को स्पष्ट पहचान दिलाने हेतु, उद्देश्य क्या था, हथकरघा जो उद्योग है, उत्पाद है, उनको स्पष्ट पहचान दिलाने हेतु हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया। अब सवाल मुख्य ये बनता है, ये बना हुआ भी है, बनेगा भी है, ठीक है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर को खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। कब, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को खादी से बने वस्त्रों पर विशेष रूप से छूट दी जाती है। 2 अक्टूबर को है क्या, तो 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती। क्या है, गांधी जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके अलावा एक और जयंती है, वह है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। किनकी,
लाल बहादुर शास्त्री जयंती। हो गया। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी से बने वस्त्रों की कीमतों पर विशेष छूट दी जाती है, क्योंकि गांधी जी है ना, उन्होंने ही खादी को बढ़ावा दिया था, खादी से बने वस्त्रों को बढ़ावा दिया था। इसलिए गांधी जयंती पर ही खादी के जो वस्त्र है उन पर, उनकी कीमत पर विशेष छूट मिलती है। आगे स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो। अच्छा, हाँ, आगे देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, यह 2024 की बात है, राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 2 अक्टूबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक 50%, कितनी 50% की छूट दी गई। कितनी छूट दी गई, 50%। अभी बात की है ना, खादी से बने हुए वस्त्रों पर छूट कब मिलती है, वो है 2 अक्टूबर को। और वर्तमान में कितनी 50% छूट दी गई, कब से कब तक, 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक 50% छूट दी गई। अब है पावरलूम उद्योग, इसका कुल उद्योग में कितना प्रतिशत हिस्सा है, मतलब योगदान है, वो है 62% योगदान। कितना प्रतिशत, 62% योगदान। बुनकरों को सस्ते दरों पर दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए 1983 में नाबार्ड की स्थापना, किसकी, 1983 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड वाला सवाल ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 1983 में, किस उद्देश्य से की गई, ये जो बुनकर है उनको सस्ते दरों पर दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए, बुनकर है उनको सस्ते दरों पर दीर्घावधि, दीर्घ लंबी अवधि की के लिए ऋण प्रदान करने हेतु नाबार्ड की स्थापना की। अब आता है वस्त्र का जो चैप्टर था वो हो गया समाप्त। अब आता है आवास। क्या आता है, आवास, निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान तो होते ही है पूरे दिन काम करने के बाद, जो शाम को रहने के लिए। हाँ, निवास अपन के क्या है, शुरुआत में पढ़ते हैं जीव जंतुओं के, किसके बारे में, जीव जंतुओं के निवास स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले जीव जंतुओं के, उसके बाद में मानव के निवास स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, जीव जंतुओं के आवास के प्रकार। पहले आवास के आधार पर, क्या है, आवास के आधार पर कितने, 2 होंगे, एक तो स्थलीय आवास, एक है जलीय आवास। एक तो स्थलीय आवास है, एक जलीय आवास। चलो हो गया, लो स्क्रीनशॉट। दूसरा कौन सा हो गया, जलीय आवास। पहला हो गया स्थलीय आवास, दूसरा हो गया जलीय आवास। अब स्थलीय आवास में भी और शामिल है अलग अलग भाग। तो स्थलीय आवास में देखो कौन कौन से, वन्य आवास, कौन सा हो गया, वन्य आवास, यानी वनों में जो निवास करते हैं वो वाले। इसके अलावा मरुस्थलीय आवास, मरुस्थलीय भागों में निवास करने वाले जीव जंतु। तीसरा है घासीय आवास, घासीय मैदान में जो निवास करते हैं वो जीव जंतु। ध्रुवीय आवास, ध्रुवों में जो निवास करते हैं वो वाले जीव जंतु। और एक है पहाड़ी आवास, पहाड़ों में निवास करने वाले जीव जंतु। तो ये है स्थलीय आवास में। स्थलीय आवास में वन्य जीव, वन्य आवास में कौन कौन से शामिल होंगे, तो पहला वन्य आवास है क्या, मवेशी प्रजाति के जीव जंतु अपना अस्थायी निवास बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं, वनों में अपना अस्थायी निवास बनाते हैं। जो अस्थायी निवासी होता है, वनों में कोई फिक्स उनका आवास नहीं होता है। तो उनमें कौन कौन से, हाथी, शेर है, चीता है, लोमड़ी है। जो भी वन्य जीव है, जो भी वन्य जीव है वो इसके अंतर्गत आएंगे। कौन से, जिनका अस्थायी आवास है। कहां पर, वन में, कभी इस तरफ चले गए, कभी दूसरी तरफ चले गए, ये इनका अस्थायी निवास होता है। इसी प्रकार मरुस्थलीय आवास में,
मरुस्थलीय यानी मरुस्थल में जिनका निवास स्थान होता है। कहां पर? मरुस्थल में जिनका निवास स्थान होता है। ये देखो ऊंट, ऊंट को तो कहते ही रेगिस्तान का जहाज। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इनका आवास तो वैसे भी कहां पर है? मरुस्थल में। इसके अलावा सांप, सांप होते ही है मरुस्थल में। सांप होता है ना सबसे खतरनाक वाला, पीवना सांप। मरुस्थल में कौन सा सांप होता है? पीवना सांप। तो सांप बहुत होते हैं मरुस्थल में, सांप भी बहुत होते हैं। और जहां सांप होते हैं वहां नेवले तो होंगे। हाँ, सांप होंगे वहां नेवले तो है ही। उसके अलावा चूहे, ये सब जगह मिल जाते हैं, ये सब जगह मिल जाते हैं। ये प्रजाति चूहे की। ठीक है, तो मरुस्थल में कौन कौन से? मुख्य रूप से ऊंट, ऊंट आराम से चल पाते हैं, उनके पैर गद्देदार होते हैं, इसलिए मरुस्थल में आराम से चल पाते हैं। अगर ये इनको भेज दिया जाए, शेर, लोमड़ी, चीता, इनका चलने का भी बस वहां नहीं रहता। इसके अलावा घासीय आवास यानी घासीय मैदान में, घास के मैदान में रहने वाले जीव। घास के मैदान है ना, हाँ, घास के मैदान है ना, प्रेरीजर ये है ना, स्टेपीजर, स्टेपीज है, प्रेरीज है, ये जो आपके घासीय मैदान है विश्व के प्रमुख, स्टेपीज है, प्रेरीज है, इनमें भी जो निवास कर रहे हैं जीव जंतु, उनमें देखो मुख्य रूप से कौन कौन से होंगे? एक तो जेब्रा, कौन सा है? जेब्रा, जेब्रा खच्चरगद्दा जिसे कहते हैं। हाँ, जिराफ, हिरण, हिरण मरुस्थल में भी रहते हैं पर मरुस्थल में कम रहते हैं। ठीक है, गजेला व राइनो, ये क्या है? घास के मैदान में रहने वाले जीव। इसके अलावा ध्रुवीय जीव, ध्रुवीय जीव जो कि कहां रहते हैं? बर्फीले इलाके में निवास करने वाले जीव। इनके क्या है? जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है तो इनके बाल भी क्या होता है? लंबे लंबे होते हैं। सर्दी से बचाने के लिए बाल भी लंबे होते हैं और चमड़ी भी मजबूती होती है। हाँ, आगे देखो कौन कौन से? ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू। इसके अलावा खरगोश भी है, सील मछली, सील मछली, ये है ध्रुवीय जीव। हाँ, अब आते हैं पहाड़ी आवास, जिनका पहाड़ में आवास होता है। पहाड़ में होता है ना, पहाड़ में से सबसे ज्यादा क्या? बकरियां, बकरियों को ही लेके जाते हैं पहाड़ों में। ठीक है, इनके अलावा भालू भी होते हैं, याक होते हैं, ये आराम से चल पाते हैं पहाड़ों। कौन कौन से हैं? बकरियां हैं, भालू है और याक है। केसर सिर्फ बकरियां क्यों? बकरियों के साथ भेड़ भी हो जाती है, भेड़ बकरियां। ठीक है, ऐसे गाय भी जाती है पहाड़ी आवास में, गाय भी आती है, गाय बैल ये भी होते हैं ना पहाड़ों में, तो ये भी रहते हैं। हो गया? चलो, आज की क्लास में बस अपन ने चर्चा की थी, वो किसकी हो गई? अपन के स्थलीय आवास वाले जीव जंतुओं के स्थलीय आवास। अब कल अपन इसी से आगे बढ़ेंगे और जलीय आवास के बारे में चर्चा करेंगे। किसकी? जलीय आवास की। जलीय आवास के साथ साथ मानव आवास। क्या है? मानव आवास। मानव आवास व मानव आवास किससे निर्मित होता उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अधिक जानकारी के लिए जो भी अपडेट है, नई अपडेट है, उनके लिए अपन के टेलीग्राम चैनल GGD से जुड़ जाना, यानी गुरु ज्ञान धारा वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।